हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10 की पाठ्य पुस्तक केमिस्ट्री में कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ ही क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से संबंधित क्वेश्चन आपका बेस है, आधार है। तो यह चैप्टर जो है, इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पहला जो है समजात श्रेणी, जिसे हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। साथ ही दूसरा जो टॉपिक है समावयवता, जिसे हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। इन दो टॉपिक जो है इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर क्या है होमोलोगस सीरीज, क्या है आइसोमेरिज्म, क्या है। प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। आइए, स्वागत है। होमोलोगस सीरीज कार्बनिक यौगिक की वैसी श्रेणी जिसमें एक ही क्रियात्मक समूह होता है, अर्थात अभिक्रियाशील समूह, जिसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, और तथा जिसके क्रमागत दो सदस्यों के बीच हमेशा CH2 का अंतर होता है, जिसे हम लोग समजात श्रेणी अर्थात होमोलोगस सीरीज कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं आखिर होमोलोगस सीरीज अर्थात समजात श्रेणी में क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले अल्केन के बारे में हम लोग भली भांति परिचित है, क्योंकि अल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जो कि एक क्रियात्मक समूह है। इसके जो सदस्य होते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। और इसका सूत्र जिसे मेथेन का CH4, एथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10। और इसमें क्रमागत जब सदस्य देखते हैं मेथेन और एथेन के बीच में, देखिए एक कार्बन अधिक है, C है, C2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 6 है, तो हाइड्रोजन 2 अधिक है, तो CH2 का अंतर है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो क्रमागत है सदस्य है एथेन और प्रोपेन। एथेन का सूत्र होता है C2H6, जबकि प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8। इसमें भी देखते हैं कि CH2 का अंतर है। इसी प्रकार प्रोपेन और ब्यूटेन जो क्रमागत सदस्य है, इसमें भी हम लोग देखते हैं कि इसका प्रोपेन का सूत्र C3H8 होता है और जबकि ब्यूटेन का सूत्र C4H10 होता है। इसके क्रमागत सदस्यों में भी CH2 का अंतर है। फिर इसी प्रकार अन्य कोई भी हम लोग जिसमें क्रियात्मक समूह समान रहता है, कोई भी उसके सदस्य को आप लोग ले सकते हैं और उसमें देखते हैं कि CH2 का अंतर होता है। दूसरा जो एग्जाम्पल लिया मैंने अल्कोहल, जिसका क्रियात्मक समूह OH होता है, हाइड्रोक्सी समूह। अब पहला सदस्य है मिथाइल अल्कोहल, जिसका सूत्र CH3OH होता है। दूसरा सदस्य C2H5OH, जिसे इथाइल अल्कोहल कहते हैं, और तीसरा C3H7OH, जिसे प्रोपाइल अल्कोहल अर्थात प्रोपेनॉल कहते हैं। और चौथा जो है अन्य सदस्य है C4H9OH, जिसे ब्यूटेनॉल कहते हैं अर्थात ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसमें क्रमागत जब दो सदस्यों को लेते हैं, जैसे मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल में, इसमें CH2 का अंतर है। तो देखें कि CH3 कार्बन इसमें एक है, यहाँ C2 कार्बन इसमें 2 है, और हाइड्रोजन देखिए 3 और यहाँ पर 5, तो 2 का अंतर है, यानी CH2 का अंतर है। इसी प्रकार जो भी क्रमागत सदस्य देखते हैं, जैसे इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, इसमें भी CH2 का अंतर है। फिर प्रोपाइल अल्कोहल और ब्यूटाइल अल्कोहल, इसमें भी जो है CH2 का अंतर है। अर्थात क्रमागत सदस्यों के बीच हमेशा CH2 का अंतर होगा और एक ही क्रियात्मक समूह होगा, जिसे हम लोग समजात श्रेणी या होमोलोगस सीरीज कहते हैं। दूसरा जो टॉपिक है समावयवता अर्थात आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है? तो आइसोमेरिज्म में ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, जिसे हम लोग एक दूसरे के समावयवी कहते हैं, और इस घटना को समावयवता अर्थात आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आइए देखें कि उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले उदाहरण ब्यूटेन का लिया मैंने, और ब्यूटेन का अणुसूत्र C4H10 होता है। इसके दो समावयवी होते हैं,
परीक्षा में पूछा जाता है कि कभी कभी कि ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं, तो ये हमेशा रखना है दिमाग में कि ब्यूटेन का 2 समावयवी होते हैं। तो पहला कौन होता है और दूसरा कौन होता है? तो पहला आपका नॉर्मल ब्यूटेन होता है और दूसरा आइसोब्यूटेन होता है। दोनों का समान ही अनुसूत्र होगा C4H10, लेकिन दोनों का जब संरचना बनाएंगे दोनों का अलग अलग होगा। कैसे? तो देखें कि ब्यूटेन का जब सूत्र होता है C4H10, अर्थात नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 4 है और हाइड्रोजन की संख्या 10 है। तो यहाँ देखें 4 कार्बन, 1 2 3 4 मैंने कार्बन लिया और ये पता है कि यह अल्केन का सदस्य है। तो अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंधन होता है। तो मैंने यहाँ 4 कार्बन लिया, चारों में एकल बंधन मैंने दिया, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। और हाइड्रोजन की संख्या 10 है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट कार्बन जो है इसमें हम 3 हाइड्रोजन देंगे। ये बॉन्ड है, कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, 4 बॉन्ड को संतुष्ट करता है, इसलिए 4 बॉन्ड संतुष्ट होना चाहिए कार्बन का। तो 3 बॉन्ड और ये 4 हो गया, ये दोनों कार्बन के साथ गिनती होती है। फिर इसी प्रकार बीच में जो कार्बन है इसमें सेकंड कार्बन, इसमें भी क्या होगा? 2 हाइड्रोजन अटैच होगा, क्योंकि 2 बॉन्ड पहले से है तो 4 बॉन्ड इसका पूरा हो जाता है। इसी प्रकार जो थर्ड कार्बन है इसमें भी 2 हाइड्रोजन देंगे, इसका भी बॉन्ड पूरा हो जाता है। और जो अंतिम कार्बन है इसमें 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे, क्योंकि एक बॉन्ड पहले से है, तो इसमें 3 1 4 बॉन्ड पूरा हो जाता है। अब काउंट करते हैं कार्बन हाइड्रोजन का, तो कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन की संख्या 10 है, तो 3 2 5 2 7 3 10। इट इज क्लियर? उसी प्रकार आइसोब्यूटेन का जो अनुसूत्र होता है C4H10, इसकी संरचना जो होगी एक लंबी श्रृंखला में 3 कार्बन देंगे और एक क्या करेंगे? शाखायुक्त श्रृंखला में एक कार्बन को अटैच कर देंगे। अब हाइड्रोजन की संख्या जब देंगे तो सभी कार्बन के साथ हम 4 बॉन्ड बनाना है, तो 3 बॉन्ड ये 4 बॉन्ड, इस कार्बन का एक देंगे क्योंकि 3 बॉन्ड इसका पहले से है ऑलरेडी, और इसमें 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे तो इसका बॉन्ड भी पूरा हो जाता है। और ये जो शाखायुक्त कार्बन है इसमें भी 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। अब देखते हैं, काउंट करते हैं बॉन्ड की और कार्बन की, हाइड्रोजन की। तो कार्बन 1 2 3 1 4, हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 1 10, कंप्लीट है। अब आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा जाता है, कभी कभी एक अलग तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेंटेन के कितने समावयवी होते हैं, उनके संरचना दर्शावें। तो पेंटेन का जो अनुसूत्र C5H12 होता है और इसके समावयवी की संख्या 3 होती है, अर्थात पेंटेन के जो होता है 3 समावयवी होते हैं। पहला नॉर्मल पेंटेन, दूसरा आइसोपेंटेन और तीसरा नियोपेंटेन। तीनों का नाम याद रखेंगे, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, और तीनों का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, संरचना बनाएंगे, उसको गौर से देखना है। ये इसमें क्लियर है कि नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 5 है और हाइड्रोजन की संख्या 12 है, 12। तो नॉर्मल पेंटेन में क्या होता है? एक लंबी श्रृंखला दे देते हैं 5 कार्बन का, 1 2 3 4 5 कार्बन, और सब में हाइड्रोजन को अटैच कर देना है। तो हाइड्रोजन जब अटैच होगा तो पहला जो कार्बन है इसमें 3 हाइड्रोजन अटैच होगा, 3 हाइड्रोजन अटैच होगा। फिर इसमें सेकंड वाला जो कार्बन इसमें 2 हाइड्रोजन अटैच होगा, क्योंकि 2 बॉन्ड पहले से है। फिर नेक्स्ट तीसरा जो कार्बन है इसमें 2 हाइड्रोजन अटैच होगा, चौथा जो है इसमें भी 2 हाइड्रोजन अटैच होगा, और अंतिम में जो कार्बन है एक बॉन्ड इसके साथ है, इसमें हम क्या करेंगे? 3 हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे। और साथ ही काउंट भी करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है, हाइड्रोजन संख्या 3 2 5 2 7 7 2 9 9 3 12। इट इज क्लियर? अब नेक्स्ट जो है आइसोपेंटेन, इसका स्ट्रक्चर क्या करेंगे? 5 कार्बन में 4 कार्बन को लंबी श्रृंखला बना देंगे और एक कार्बन को क्या करेंगे? शाखायुक्त, यानी ये शाखा बना देंगे, ब्रांच बना देंगे। और इसमें क्या करेंगे? ये देख रहे हैं कि कार्बन की संख्या 5 है और हाइड्रोजन की संख्या 12 है, तो सबसे पहला जो कार्बन है इसमें क्या करेंगे? 3 हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे, 4 बॉन्ड पूरा हो जाता है। और सेकंड वाली कार्बन जो है इसमें 2 हाइड्रोजन को अटैच करेंगे, तो इसमें इसका भी बॉन्ड पूरा हो जाता है। और तीसरा जो है इसमें 1 हाइड्रोजन अटैच करेंगे, क्योंकि 3 बॉन्ड पहले से ही है, और जो शाखायुक्त कार्बन है इसमें 3 हाइड्रोजन को अटैच कर देना है, बॉन्ड 4 की संख्या पूरा हो जाती है। और ये अंतिम जो कार्बन है इसमें क्या होता है? 3 हाइड्रोजन को अटैच करेंगे, इसका भी बॉन्ड पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार आइसोपेंटेन का संरचना हुआ। अब इसी प्रकार नियोपेंटेन की संरचना बनाएंगे। तो आइए, नियोपेंटेन
का क्या करेंगे कि सबसे पर देख रहे हैं कि कार्बन संख्या 5 है, तो 3 लंबी श्रृंखला में बना देंगे और 2 एक ऊपर एक नीचे शाखायुक्त दे देना है। अब सभी कार्बन के साथ हाइड्रोजन को अटैच करना है, 3 हाइड्रोजन अटैच होगा पहला कार्बन, फिर ये अंतिम में कार्बन में भी जो है 3 हाइड्रोजन अटैच होगा, और ये जो शाखायुक्त में इसमें भी 3 अटैच होगा, इसमें भी 3 अटैच होगा, नीचे वाला में भी। अब गिनती करके देखना है कि ये कंप्लीट होता है कि नहीं। कार्बन 1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन की संख्या कितना 12, तो 3 3 6 3 9 3 12। इट इज क्लियर। और सभी कार्बन का बॉन्ड भी देखना है कि एक कार्बन का 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड पूरा हो जाता है, इस बीच वाला कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड पूरा हो जाता है, नीचे वाला का 1 2 3 4 बॉन्ड पूरा हो जाता है, ऊपर वाला का 1 2 3 4 बॉन्ड पूरा हो जाता है। उसी प्रकार अंतिम वाला जो कार्बन है इसका भी 1 2 3 1 4 बॉन्ड पूरा हो जाता है। यानी कार्बन जो चतुस्संयोजक तत्व है, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और 4 बॉन्ड संतुष्ट होना चाहिए। और इस प्रकार हम लोग आज कार्बन तथा उसके यौगिक को देखे और पुनः हम लोग यानी नेक्स्ट जो है टॉपिक लेकर के इसी टॉपिक में हम लोग चलेंगे, कार्बन तथा उसके यौगिक में नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।